आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स के बारे में। कंस्ट्रेंट्स आर द सेट ऑफ रूल्स दैट आर अप्लाइड टू द डेटा इन अ रिलेशन। अगर हम कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो कंस्ट्रेंट्स मेनली सेट ऑफ रूल्स है जिसका हम लोग किसी टेबल में या किसी टेबल के डेटा पे अप्लाई करते हैं। अगर हम कंस्ट्रेंट करें तो कंस्ट्रेंट्स जो है वो किसी भी डेटा की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए का यूज किया जाता है। कंस्ट्रेंट्स कैन बी एट कॉलम लेवल और एट टेबल लेवल। कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट्स अप्लाई टू अ कॉलम एंड टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स अप्लाई टू द होल टेबल। कहने का मतलब क्या है कि जो कंस्ट्रेंट है वो कॉलम लेवल पे भी अप्लाई हो सकता है और टेबल लेवल पर भी अप्लाई हो सकता है। जैसे कॉलम की अगर हम बात करें तो किसी स्पेसिफिक कॉलम पर जब हम लोग कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं तो कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट कहलाता है, लेकिन जब हम इंटायर टेबल पे कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं तो उसे टेबल लेवल कंस्ट्रेंट कहते हैं। आफ्टर अप्लाइंग कंस्ट्रेंट टू द टेबल, if any violation happens, then the data cannot be inserted or action cannot be completed। कहने का मतलब कि जब भी हम किसी टेबल में या किस टेबल के किसी कॉलम में कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं तो अगर किसी भी तरह का वायलेशन होता है तो उस केस में क्या है कि आइदर आपके टेबल में डेटा इंसर्ट नहीं होगा या फिर जो भी हम एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो एक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब क्या है कि अगर हमने रूल डिफाइन किया हुआ है तो रूल फॉलो ही होगा। अगर रूल फॉलो नहीं होगा तो आइदर एक्शन कंप्लीट नहीं होगा या फिर डेटा टेबल में इंसर्ट नहीं होगा। अगर हम कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो मेनली हम फोर लेवल का फोर टाइप का कंस्ट्रेंट्स यूज करते हैं। प्राइमरी की, यूनिक, नॉट नल और फॉरेन की। और भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं लेकिन मेनली हमें चार कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ना है। पहला है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स। अगर हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो हमने जैसा कि प्राइमरी की के बारे में पढ़ा ही है कि प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है और यूनिक होने के साथ साथ नॉट नल भी होती है। यानी हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट की बात करेंगे तो वैल्यू यूनिक होनी चाहिए और नल वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए उस कॉलम में। दिस की अप्लाइज यूनिक एंड नॉट नल कंस्ट्रेंट टू द कॉलम। These constraints ensure that each column of the table contained unique value for each row। मतलब जब भी हम लोग प्राइमरी की अप्लाई करते हैं तो उस रो की वैल्यू जो है वो यूनिक होनी चाहिए। अगर एग्जांपल की हेल्प से समझें तो पहले उसके लिए हमें टेबल क्रिएट करना होगा, उसके बाद हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा। या फिर डिस्क्राइब कमांड की हेल्प से भी देख सकते हैं। तो अगर हमें किसी टेबल में कंस्ट्रेंट अप्लाई करना हो उसके लिए जो सिंटैक्स है सिंपल क्रिएट टेबल वाला ही सिंटैक्स है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे हम कॉलम नेम के बाद डेटा टाइप और साइज लिखते हैं तो उसके बाद हमें कंस्ट्रेंट मेंशन करना होगा। जैसे क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके बाद हम क्या करते हैं जो कॉलम का नाम स्पेसिफाई करते हैं तो कॉलम का नाम, उसके बाद डेटा टाइप, देन साइज और लास्ट में कंस्ट्रेंट। ऐसे हम मल्टीपल कॉलम को स्पेसिफाई कर सकते हैं कॉमा से सेपरेट करके, जैसा हमने क्रिएट टेबल के सिंटैक्स में भी देखा है। और लास्ट में हम सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देंगे। तो ये किसी कंस्ट्रेंट को अप्लाई करने के लिए एक बेसिक सा सिंटैक्स है जो एसक्यूएल में यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसक्यूएल कमांड की तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा है क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल स्टूडेंट डेमो, मतलब हमने स्टूडेंट डेमो नाम का एक टेबल क्रिएट किया हुआ है और उसमें हम क्या कर रहे हैं कुछ कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं।
जैसे पहला कॉलम है रोल नंबर, इंट और ब्रैकेट में साइज, यानी रोल नंबर, डेटा टाइप और साइज, और इसको हमने डिफाइन कर दिया प्राइमरी की, यानी ये पहला कॉलम है। दूसरा कॉलम है नेम, जिसमें हमने डेटा टाइप और साइज डिफाइन किया है। नेम वैरकर और डेटा का जो साइज है वो है 20, कॉमा सब्जेक्ट वैरकर साइज 20, और नेम सब्जेक्ट में हमने कोई यहाँ पर कंस्ट्रेंट यूज नहीं किया है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कमांड की हेल्प से देखें, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करें तो टेबल क्रिएट हो जाएगा, और कहां पर कौन सा की अप्लाई हुआ है, कौन सा कंस्ट्रेंट अप्लाई हुआ है, ये देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेबल का स्कीमा देख सकते हैं। और टेबल का स्कीमा देखने के लिए आइदर DESC कमांड का यूज करते हैं या फिर डिस्क्राइब कमांड। तो यहाँ पर अगर हम देखें DESC स्टूडेंट डेमो, इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट डेमो नाम का जो टेबल है उसमें जितना भी कॉलम है उसका डेटा टाइप और जो भी हमने डिफाइन किया है वो सारी वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो अगर देखा जाए तो इस केस में क्या है, फील्ड हमने डिफाइन किया है रोल नंबर, नेम और सब्जेक्ट। रोल नंबर का डेटा टाइप इंट है, साइज 10 है। नेम का डेटा टाइप वैरचर 20, सब्जेक्ट का डेटा टाइप है वैरचर 20। मतलब हमने जो डेटा टाइप और साइज डिफाइन किया है वो यहाँ आ गया। अब जो हमने डिफाइन किया है की, तो हमें पता है कि की में क्या होता है कि प्राइमरी की हमेशा नॉट नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है। तो हम अगर नल की बात करें तो नेम और सब्जेक्ट में हमने कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है, यानी नल वैल्यू हो सकती है। लेकिन रोल नंबर को हमने प्राइमरी की अगर स्पेसिफाई किया है, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू नल नहीं हो सकती, तो यहाँ पर नो लिखा हुआ है। और की यानी प्राइमरी की, डिफॉल्ट वैल्यू हमने कुछ सेट नहीं किया है, तो डिफॉल्ट वैल्यू नल है। तो इस तरह से हम लोग अभी टेबल के ऊपर जैसे ही कंस्ट्रेंट अप्लाई किए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक टेबल आ रहा है और टेबल की सारी डिटेल आ रही है। हमने किसको प्राइमरी की डिफाइन किया है, प्राइमरी की प्रॉपर्टी होती है कि वैल्यू नॉट नल होनी चाहिए, तो नल के केस में नो भी आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हैं। और जैसे ही प्राइमरी की स्पेसिफाई करेंगे, तो जब टेबल में डेटा इंसर्ट होगा तो सारा डेटा यूनिक होगा और नॉट नल होगा। नेक्स्ट अगर हम कंस्ट्रेंट की बात करें, तो नेक्स्ट है यूनिक। अब सीधा हमें ये ध्यान में रखना है कि यूनिक कंस्ट्रेंट और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है कि यूनिक की में नल वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकता। अदरवाइज यूनिक हो या प्राइमरी हो, दोनों के केस में वैल्यू यूनिक ही होनी चाहिए। तो यूनिक की के केस में क्या है, नल वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर लेता है और नॉट नल वैल्यू तो होता ही है। अगर यूनिक कंस्ट्रेंट की बात करें, तो यूनिक कंस्ट्रेंट मेक श्योर दैट ऑल वैल्यूज प्रेजेंट इन कॉलम आर डिफरेंट, यानी एक जिस कॉलम को भी हम यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे जिस भी कॉलम पे, तो वहां क्या होगा, उस कॉलम में सारी वैल्यू यूनिक होगी। एंड दिस कंस्ट्रेंट follows all property of primary key constraints except that primary key cannot contain null value, but unique constraint allow null values। कहने का मतलब कि प्राइमरी की जो है वो प्राइमरी की प्रॉपर्टी और यूनिक की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है। सिर्फ एक डिफरेंस है कि प्राइमरी की में नल वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन यूनिक की नल वैल्यू को अलाउ करता है। इट इंश्योर्स दैट द वैल्यू इन द कॉलम आर यूनिक अक्रॉस ऑल वर्ड्स।
नोट की अगर हम बात करें तो जो यूनिक की है, किसी टेबल में यूनिक की मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की क्या है, हमेशा एक सिंगल प्राइमरी की ही होगा। अब यहाँ पर जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी हमें कंस्ट्रेंट अप्लाई करना हो तो या तो हम टेबल क्रिएट करने के टाइम में कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर हमने टेबल क्रिएशन के टाइम में कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया है तो उस केस में टेबल को हम मॉडिफाई जब करते हैं तब भी कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मॉडिफाई करने के लिए हम ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। अगर हम इसकी बात करें सिंटैक्स की, तो सिंटैक्स इसका है एसक्यूएल ऑल्टर, यानी एसक्यूएल सिंटैक्स जो है वो है ऑल्टर टेबल टेबल नेम। मतलब जिस टेबल को हमें अल्टर करना है वो टेबल का नाम आएगा अल्टर टेबल टेबल नेम। उसके बाद कंस्ट्रेंट हमें ऐड करना है तो हम क्या लिखेंगे, ऐड कंस्ट्रेंट का नाम और ब्रैकेट में कॉलम। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे हम लोग डिफाइन करने के टाइम में कॉलम का नाम और उसके बाद कंस्ट्रेंट लिखते हैं, तो दोनों ही तरीका है। हम दोनों तरीका में से कोई एक भी यूज कर सकते हैं। आइदर हम ऐड, उसके बाद ऐड के साथ जैसे क्या है कंस्ट्रेंट लिखेंगे और जिस भी कॉलम पे अप्लाई करना है वो कॉलम का नाम लिखेंगे, या फिर कंप्लीटली जैसे किसी टेबल को टेबल में कॉलम डिफाइन करते हैं उस तरीके से भी हम कंस्ट्रेंट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया अल्टर टेबल स्टूडेंट, ऐड यूनिक और स्टैंडर्ड। कहने का मतलब क्या है कि हम स्टूडेंट टेबल को अल्टर कर रहे हैं और ऐड यूनिक, यानी यूनिक कंस्ट्रेंट हम ऐड कर रहे हैं किसमें, तो स्टैंडर्ड नाम के जो कॉलम है उसमें यूनिक कंस्ट्रेंट ऐड हो रहा है। अगर हम यूनिक कंस्ट्रेंट ऐड करने के बाद देखें कि ये एक्चुअल में चेंज कैसे हुआ है, तो इसके लिए हम डिस्क्राइब कमांड का यूज कर सकते हैं। और डिस्क्राइब कमांड का यूज करके जैसे अगर हम यहाँ ध्यान से देखें कि हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट नाम का जिसमें 5 फील्ड है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट और जेंडर। इसका डेटा टाइप और साइज डिफाइन किया हुआ है। अब जैसे रोल नंबर किसी का नल नहीं हो सकता, मतलब नॉट नल वैल्यू ही हम लोग जनरली रोल नंबर में देंगे, तो उस केस में क्या है कि अगर रोल नंबर हमारा नॉट नल होगा, यानी हम नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पर नॉट नल डिफाइन करना हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमने डिफाइन नहीं किया है, सिंपली हमें यहाँ शो हो रहा है। मेन कंसर्न हमेशा इससे है कि जैसे हमने यूनिक कंस्ट्रेंट को ऐड किया है तो हमारे टेबल में स्टैंडर्ड के साथ यूनिक कंस्ट्रेंट ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो हम चेक कर सकते हैं डिस्क्राइब या फिर DESC स्टूडेंट लिख करके। एज यू कैन सी यूनिक की कंस्ट्रेंट असाइन टू एट्रीब्यूट नेम स्टैंडर्ड, मतलब जो स्टैंडर्ड नाम का कॉलम है उसमें यूनिक की असाइन हो रहा है, जो हमने यहाँ पर देखा भी है, विच मीन्स स्टैंडर्ड कॉलम होल्ड्स यूनिक वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है, जब कभी भी हम इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे तो हमेशा इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, और अगर यूनिक वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे तो डुप्लीकेट वैल्यू के केस में एरर जनरेट होगा। वो हम एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। जैसे हमने क्या किया है, पहले सेलेक्ट कमांड का यूज करके यहाँ पर देख लिया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो कॉलम है कॉलम में क्या वैल्यू प्रेजेंट है। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखने से ये पता चल रहा है कि इसमें टोटल 3 रो है
और स्टैंडर्ड की वैल्यू यूनिक है, यानी 11th है, 11th एफ और 10th ए, तीन वैल्यू यहाँ यूनिक है। अब हमने क्या किया कि इंसर्ट किया है चौथी रो। तो चौथी रो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या हो गया, हमने लिखा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट और वैल्यू, यानी इंसर्ट इनटू यहाँ पर कमांड है स्टूडेंट और वैल्यूज हमने उसी सीक्वेंस में एंटर किया है। लेकिन हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड का जो नाम है वो 11th ए है और ऑलरेडी 11th ए पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन हमने क्या डिफाइन कर दिया है कि जो स्टैंडर्ड है वो यूनिक होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एरर जनरेट होगा और एरर जनरेट हो रहा है यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री 11th है फॉर की स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड को तो हमने यूनिक डिफाइन किया हुआ है, लेकिन फिर से अगर 11th ए एंट्री कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये डुप्लीकेट की एंटर हो रहा है, तो इंसर्ट नहीं होगा। दोबारा से हम क्या करें, जो वैल्यू है इसमें हमने क्लास का नाम बदल दिया, तो इजीली क्या है इसमें डेटा इंसर्ट हो गया है। जो डेटा हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो रो यहाँ पर इंसर्ट हो गया, क्योंकि इस टाइम पे क्या था, स्टैंडर्ड की वैल्यू यूनिक थी, तो मतलब जो चौथा रो है वो भी ऐड हो गया। यानी हम इससे देख सकते हैं कि अगर हमने यूनिक डिफाइन किया है तो यूनिक डिफाइन करने से क्या हुआ, अगर हम यूनिक वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो यूनिक वैल्यू भी ऐड हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कैसे हम देखते हैं कि यूनिक जो है, यूनिक कंस्ट्रेंट नल वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेता है और इसमें हम ये मान करके चल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड नाम के कॉलम जो है उसमें यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ है, अदरवाइज इस टेबल में कोई प्राइमरी की नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पर एक वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज, जिसमें स्टैंडर्ड की वैल्यू क्या है, नल। स्टैंडर्ड की वैल्यू यहाँ पर नल है और जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो इस केस में क्या हो रहा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इससे जब चेक कर रहे हैं तो ये डेटा हमें शो हो रहा है। रोल नंबर 2 बार 4 आ रहा है क्योंकि हमने इस कॉलम को ना प्राइमरी की डिफाइन किया है और ना ही यूनिक डिफाइन किया है। तो जब हमने कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगाया तो ये डुप्लीकेट एंट्री हो सकती है। लेकिन स्टैंडर्ड के केस में अगर हम देखें तो हमने क्लास नहीं दी, नल यहाँ पर एंट्री किया है, तो यूनिक की में क्या है, नल भी एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ पर नल वैल्यू ऐड हो गई। तो इस तरीके से हम यूनिक की कंस्ट्रेंट को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल कंस्ट्रेंट का मतलब है कि नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करे, यानी which never accept null values. Not constraints ensure that columns in a table does not contain any null values. Null values means missing or unknown value. If you enforce this not null constraint to any attribute, then you are not able to insert any null value in it. मतलब अगर हम किसी भी कॉलम के ऊपर नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसमें नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन स्टूडेंट टेबल ओनली टू एट्रीब्यूट्स असाइन्ड विथ नॉट नल कंस्ट्रेंट। फर्स्ट वन इज रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम। मतलब ये जो रोल नंबर और स्टूडेंट नेम दो को नॉट नल डिफाइन किया गया है, इसका मतलब ये दोनों कॉलम नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पर डिस्क्राइब कमांड की हेल्प से इस डेटा को देखना चाहें तो यहाँ पर हमें डिस्क्राइब कमांड की हेल्प से देखने पर यह शो हो रहा है कि इसमें टोटल 5 फील्ड है और हर फील्ड का अपना डेटा टाइप और साइज डिफाइन किया हुआ है, लेकिन रोल नंबर और
स्टूडेंट नेम की अगर हम बात करें तो नल में नो लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो ये नल वैल्यू है वो रोल नंबर और स्टैंडर्ड नाम का कॉलम एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं कि कोई और कॉलम भी ऐसा हो जाए जिसको नॉट नल वैल्यू जो एक्सेप्ट ना करे, तो हमने देखा ही है कि हम लोग कई बार टेबल डिफाइन करने के बाद भी हम लोग कंस्ट्रेंट को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या है, हमने लिखा है ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, मॉडिफाई सब्जेक्ट वेरकेर 30 नॉट नल। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि या तो हम लोग क्या करें, जैसे टेबल क्रिएट करते हैं उस तरीके से और कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज और लास्ट में कंस्ट्रेंट का यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, कंस्ट्रेंट का नाम लिखें और ब्रैकेट में कॉलम का नाम लिख दें। तो दोनों ही तरीका एक्सेप्टेबल होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस कमांड की हेल्प से क्या कर रहे हैं, अल्टर टेबल स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट नाम के जो टेबल है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। क्या मॉडिफाई कर रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट नाम का कॉलम है उसका डेटा टाइप साइज ऑलरेडी वेरकेर है और इसमें हम ऐड कर रहे हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट। यानी अभी तो सिर्फ रोल नंबर और स्टूडेंट नेम, ये दो कॉलम में नल वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन जब हम सब्जेक्ट कॉलम को मॉडिफाई कर देते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट का यूज करके, तो इस केस में क्या होगा, जो सब्जेक्ट नाम का कॉलम है वो भी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसको हम एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। जैसे क्या है कि दोबारा से अगर हम डिस्क्राइब कमांड का अब यूज करें, तो डिस्क्राइब कमांड का यूज करने से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट और जेंडर, ये 5 फील्ड थी, ये ऑलरेडी आ रही है। उसके बाद डेटा टाइप और साइज डिफाइंड है। लेकिन पहले वाला जब डिस्क्राइब कमांड हमने यूज किया था पहले, तो इस केस में क्या है कि जो नल है, नल थी, वो सिर्फ रोल नंबर और स्टूडेंट नेम में थी। अभी हमने जब सब्जेक्ट में ऐड किया है, तो अब सब्जेक्ट नाम का जो कॉलम है वो भी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। ट्राई कर लेते हैं हम लोग किसी डेटा को इंसर्ट करके। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और वैल्यूज में उसी सीक्वेंस में दिया हुआ है जिस सीक्वेंस में हमारा कॉलम है। जैसे रोल नंबर, नेम, स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट और जेंडर। अब हमने ये डिफाइन कर दिया कि सब्जेक्ट जो है वो नल नहीं हो सकता है। तो जब सब्जेक्ट यहाँ पर नल नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, एक एरर जनरेट होगा, कॉलम सब्जेक्ट कैन नॉट बी नल। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब नॉट नल कंस्ट्रेंट था तो उसमें हम नल वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दूसरी वैल्यू यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, एक वैलिड वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और इसमें हमने क्या किया है, स्टूडेंट में एक वैल्यू ऐड की है 11 अनाया, 8 थे एआई और एफ। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट की वैल्यू हो, चाहे रोल नंबर और स्टूडेंट नेम की वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू नल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये रो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। और अगर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कमांड का यूज करते हैं तो हमें पूरी की पूरी टेबल दिख जाएगी। और जहां पर भी नल एक्सेप्टेबल है, तो उस केस में आपको याद होगा कि या तो वो यूनिक की है, नहीं तो हमने नल कंस्ट्रेंट नॉट नल कहीं पर डिफाइन नहीं किया है। जैसे स्टैंडर्ड था, यूनिक कंस्ट्रेंट था, तो स्टैंडर्ड में तो नल हो सकता है। ऐसे ही जेंडर को हमने कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगाया, तो जो जेंडर है वो भी नल वैल्यू कंटेन कर सकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नॉट नल कंस्ट्रेंट कैसे यूज होता है। अब लास्ट कंस्ट्रेंट जो है वो है फॉरेन की कंस्ट्रेंट।
इन फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स यूनिक, नॉट नल एंड प्राइमरी। अगर हम बात करें की कंस्ट्रेंट की, तो इनकी कंस्ट्रेंट यूनिक, नॉट नल एंड प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अप्लाइज टू सिंगल टेबल, वेयर एज फॉरेन की कंस्ट्रेंट अप्लाई टू टू टेबल। मतलब क्या है, अगर हम सिंगल टेबल की बात करें तो वहां उस केस में यूनिक, नॉट नल और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मल्टीपल टेबल की, तो उसी केस में फॉरेन की यूज होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो टेबल है, एक टेबल है स्टूडेंट और एक टेबल है अवार्ड। तो इसमें हम फॉरेन की अप्लाई कर सकते हैं। पहले टेबल में हमारे पास जो है वो है आईडी, नेम, एज और सिटी। दूसरे भी टेबल में आईडी, नेम, एज और सिटी है। लेकिन हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, सेम आईडी लिखी हुई है और यहाँ भी सेम आईडी है। करस्पॉन्डिंग आईडी को यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब दोनों में क्या है, एक कॉलम जो है वो कॉमन है। तो इससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा फॉरेन की कंस्ट्रेंट जो है वो स्टेब्लिश हो भी सकता है इस केस में, क्योंकि हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू है और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को भी सपोर्ट कर रहा है। अगर हम इसे देखें, हियर वी विल एस्टैब्लिश फॉरेन की कंस्ट्रेंट on column ID of student table and column ID of award table। यानी जो हमने दो कॉलम देखे, स्टूडेंट टेबल की कॉलम आईडी और अवार्ड टेबल की कॉलम आईडी, दोनों क्या है, कॉमन है। और कॉमन होने की वजह से हम इसमें फॉरेन की कंस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। हियर वी विल कंसीडर स्टूडेंट टेबल एज पेरेंट टेबल एंड अवार्ड टेबल एज चाइल्ड टेबल। अब इसमें रूल जो है वो क्या रूल फॉलो होता है, तो कॉलम आईडी ऑफ स्टूडेंट टेबल मस्ट बी इट्स प्राइमरी की। यानी स्टूडेंट टेबल को हम पेरेंट टेबल कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो हमारा यूनिक की है, यूनिक है वैल्यू, इसको हम प्राइमरी की मानेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कॉलम आईडी ऑफ अवार्ड टेबल में और मे नॉट बी प्राइमरी की ऑफ अवार्ड टेबल। मतलब क्या है कि दो टेबल हमारे पास है, तो एक टेबल में तो वैल्यू प्राइमरी की ही होना चाहिए, और वही वैल्यू जब दूसरे टेबल में बनता है तो उसे फॉरेन की कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि दूसरे टेबल में वो प्राइमरी की होना ही चाहिए, प्राइमरी की हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स ensure that only the data can be inserted in column id of award table which is present in column id of student table। हमने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में देखा था कि हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दूसरी टेबल में प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट करता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कि 1 के करस्पॉन्डिंग इस टेबल में भी 1 है, 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, 3 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर वैल्यू नहीं है, हालांकि ये 3 ही होगा। 4 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर वैल्यू है। मतलब हम कह सकते हैं हर एक टेबल के हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू है। तो मतलब ये टेबल में क्या है कि दोनों में सेम वैल्यू है। किसी एक को हम अगर डिलीट कर दें और वो ऐसे ही ब्लैंक पॉइंट आउट करे, तो उस केस में हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को वायलेट किया हुआ मानेंगे, और इस केस में क्या है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं जो स्टूडेंट और अवार्ड टेबल हमारे पास है, इसमें आईडी की वैल्यू जो है वो दोनों जगह ही सेम है। इसका मतलब क्या है कि इस केस में हम कह सकते हैं कि ये टेबल रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट कर रहा है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो हम लोग इसमें दो टेबल क्रिएट करेंगे, एक स्टूडेंट टेबल एज पेरेंट टेबल और दूसरा टेबल हम क्रिएट करेंगे अवार्ड टेबल एज चाइल्ड टेबल।
जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉरेन की कैसे बेसिकली क्रिएट किया जाता है। इससे क्या है, हमने पहला और दूसरा टेबल दोनों क्रिएट किया है और दूसरे टेबल में पहले टेबल का रेफरेंस कैसे देते हैं। तो इसके लिए पहला टेबल तो क्रिएट करने का सिंपल तरीका है, जो हम पेरेंट टेबल क्रिएट कर रहे हैं और पेरेंट टेबल क्रिएट कर रहा है, तो इस केस में हमने लिखा क्रिएट टेबल स्टूडेंट। आईडी क्या है, इंटीजर है और प्राइमरी की है। मतलब पहले टेबल में प्राइमरी की तो होना ही चाहिए। नेम, नेक्स्ट है नेम कैर 20, क्लास कैर 20 और फोन इंटीजर। मतलब ये जो स्टूडेंट नाम का टेबल है, ये हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। सिंपल, यहाँ पर हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस ये मान करके चलना है कि हमें एक सिंपल टेबल क्रिएट करना है और उस टेबल में एक प्राइमरी की होना चाहिए। जब हम दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे, तब हम पहले टेबल को पॉइंट आउट करेंगे। यानी इसमें क्या है, जब हम टेबल को क्रिएट करेंगे तो कैसे पॉइंट करेंगे वो हमें देखना है। क्रिएट टेबल अवार्ड, क्रिएट टेबल अवार्ड्स मतलब अवार्ड्स नाम का टेबल क्रिएट करना है। आईडी इंटीजर, मतलब यहाँ पर हमने देखा था कि जरूरी नहीं है कि ये प्राइमरी की हो ही, तो हमने प्राइमरी की डिफाइन नहीं किया। नेक्स्ट है इवेंट कैट 20। अब सिंपल यहाँ टेबल तो क्रिएट हो गया। नेक्स्ट है फॉरेन की एस्टेब्लिश करना, यानी फॉरेन की जो है आईडी, फॉरेन की आईडी है, यानी इंटीजर में जो आईडी को इंटीजर में हम डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर फॉरेन की हमारे पास आईडी है और ये रेफरेंस किसको कर रहा है, तो स्टूडेंट आईडी को। अब जा करके यहाँ पर क्या हुआ, ये फॉरेन की अप्लाई हो गया। मतलब पहले कंडीशन में हम सिंपल टेबल क्रिएट कर रहे हैं और जो चाइल्ड टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम पेरेंट टेबल को रेफरेंस कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से कैसे फॉरेन की वर्क करता है। तो उसके लिए स्टूडेंट नाम का हमें टेबल चाहिए, तो हमने क्या किया है, स्टूडेंट नाम के टेबल में डेटा इंसर्ट किया है, जो कि हमने यहाँ शो नहीं किया। अगर हम देखें स्टूडेंट नाम के टेबल में क्या डेटा है, तो इस तरह से हमें डेटा दिखेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये चीज यहाँ पर फर्स्ट टेबल हो गई। अगर हम दूसरे टेबल की बात करें, तो दूसरे टेबल में हम डेटा इंसर्ट करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि फॉरेन की स्टैब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसे दूसरा हमने क्रिएट किया हुआ है दूसरा टेबल, फॉरेन की स्टैब्लिश करके, सेम वही कमांड है जो हमने ऊपर लिखी है। अब यहाँ पर क्या है कि हम इसमें वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमने फर्स्ट टेबल में इंसर्ट किया है, वही वैल्यू हमारा दूसरे टेबल में भी होना चाहिए। कोई ऐसा वैल्यू जो फर्स्ट टेबल में है और सेकंड में नहीं है, तो इस तरह का हम लोग एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन की जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, वो रूल वायलेट हो रहा है। तो इस केस में अगर हम देखें, तो हमने यहाँ पर इंसर्ट किया है, इंसर्ट इनटू अवार्ड्स और वैल्यूज। मतलब फर्स्ट वैल्यू हमने दे दी 1 और क्रिकेट, दूसरी वैल्यू दे दी 2 और फुटबॉल, तीसरी वैल्यू हम दे रहे हैं 5 और खो खो। लेकिन क्या ये 5 जो है वो स्टूडेंट नाम के टेबल में, यानी कि पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है वैलिड नहीं है, यानी फॉरेन की कंस्ट्रेंट को अ, ये जो हमने डिफाइन किया है वो पूरी तरह से ओबे नहीं करता है, गलत है। इसका मतलब क्या है कि ये फॉरेन की यहाँ पर स्टैब्लिश नहीं हुआ। फॉरेन की स्टैब्लिश तब होगा जब यहाँ पर हम सिर्फ वही वैल्यू देंगे जो ऑलरेडी पेरेंट टेबल में डिफाइन किया गया है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आईडी 5 है वो प्रेजेंट नहीं था पेरेंट टेबल में, यानी कि स्टूडेंट टेबल। तो चाइल्ड टेबल में, यानी अवार्ड वाले टेबल में ये डेटा ऐड नहीं हो सका। तो इस तरीके से हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज।
डीडीएल कमांड का यूज मेनली तब होता है जब हम लोग किसी टेबल या फिर डेटाबेस के स्ट्रक्चर में चेंज करना चाहते हैं, या फिर अगर हमें कोई नया टेबल क्रिएट करना हो या डेटाबेस क्रिएट करना हो, तो उस केस में हम लोग डीडीएल कमांड का यूज करते हैं। डीडीएल कमांड मेनली स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए यूज होता है, ये किसी भी डेटा को चेंज नहीं करता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो जैसे क्रिएट करना हो, अल्टर करना हो, ड्रॉप या फिर डेटाबेस क्रिएट करना हो, व्यू क्रिएट करना हो, तो इस केस में हम क्या करते हैं, क्रिएट कमांड का यूज करते हैं, अल्टर का यूज करते हैं, ड्रॉप का यूज करते हैं, और ये तीनों ही क्या है, डीडीएल कमांड है। हमने जो कुछ वीडियो पढ़े थे बेसिक एसक्यूएल कमांड की, उसमें हमने डेटाबेस क्रिएट करने के लिए टेबल क्रिएट करने का ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप टेबल, ये कुछ कमांड हमने कवर कर लिए थे, जो कि डीडीएल कमांड ही है। अब डीडीएल कमांड का एक मेजर सेक्शन जो रहता है वो है अल्टर कमांड, और अल्टर कमांड जो है वो डिफरेंट वैरायटी में है, तो उसको आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। जो क्रिएट और ड्रॉप है, उसका कंसेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है, वो हमने ऑलरेडी बेसिक कमांड नाम से एक वीडियो है जिसमें हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आज का हम लोग कमांड डिस्कस करने वाले हैं ऑल्टर टेबल। अगर हम ऑल्टर टेबल की बात करें, तो ऑल्टर टेबल क्या है, एक डीडीएल कमांड है जो कि टेबल को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम टेबल को क्रिएट कर देते हैं और क्रिएट करने के बाद हमें मॉडिफिकेशन की नीड हो, तो इस केस में क्या होता है कि हम डीडीएल कमांड का यूज कर सकते हैं, और डीडीएल कमांड में भी ऑल्टर टेबल का, ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करके हम किसी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर किसी कंस्ट्रेंट को ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। मतलब टेबल के स्ट्रक्चर में जो भी मॉडिफिकेशन होगी, उसके लिए ऑल्टर कमांड हम यूज करेंगे। क्रिएट करने के लिए, नया स्ट्रक्चर बनाने के लिए, नया टेबल या डेटाबेस बनाने के लिए हम क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। डेटाबेस या टेबल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं, और ड्रॉप कमांड से क्या होता है, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर डिलीट हो जाता है। अगर हम ऑल्टर कमांड की बात करें, तो ऑल्टर में हम लोग स्पेसिफिक कॉलम में कुछ भी डेटा स्ट्रक्चर को या तो मॉडिफाई कर सकते हैं, या ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर अगर डिलीट करना होगा, तो इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर डिलीट होता है। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें, तो सिंटैक्स क्या होता है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, और उसके बाद हमें जो भी ऑल्टर करना है उससे रिलेटेड हम डिफरेंट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो ये है ऑल्टर कमांड का बेसिक सिंटैक्स, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, और ऑल्टर ऑप्शन में क्या है कि हम कॉलम ऐड करें, कॉलम को डिलीट करें, कॉलम मॉडिफाई करें, या फिर कंस्ट्रेंट ऐड करें, डिलीट करें। तो ये कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं। अब एक एक करके हम देखेंगे कि कौन से काम के लिए हमें क्या कमांड यूज करना है। सबसे पहला है ऐड अ कॉलम टू द टेबल। अगर हमें किसी टेबल में कॉलम ऐड करना होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कौन सा कमांड यूज करेंगे। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास टेबल कौन सा है। तो यहाँ पर हमने दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कमांड। तो इससे क्या है कि जो एग्जिस्टिंग टेबल थी वो हमें शो हो गई। हम चाहते हैं कि टेबल में कोई कॉलम को ऐड कर लें, तो कॉलम ऐड करने से यहाँ पर क्या होगा, कॉलम ऐड करने का जो सिंटैक्स होगा वो होगा ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, और ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप,
अगर नीड होगी तो उसका साइज भी हम लिखेंगे, और अगर हमें कोई कंस्ट्रेंट ऐड करना है तो हम कंस्ट्रेंट भी ऐड करेंगे। बेसिकली ये जो है वो ऑल्टर टेबल का ऑप्शन है। मतलब पहला ऑप्शन ये है कि हम कॉलम को ऐड कर रहे हैं किसी टेबल में, तो टेबल में कॉलम ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, तो सारे कमांड में होगा, जहां भी ऑल्टर कमांड का यूज होगा उसमें ऑल्टर टेबल टेबल नेम जरूर लिखना है। नेक्स्ट है ऐड अ कॉलम, तो उसके लिए ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज और कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट ऑप्शनल है, अगर हम चाहेंगे तो ये यूज कर सकते हैं, मतलब इतना ऑप्शन हमारे पास है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अगर हम चाहते हैं, एग्जाम्पल है, इफ वी वांट टू ऐड अ कॉलम क्लास विद डेटा टाइप varchar एंड साइज 50 एंड नल्स आर नॉट अलाउड। मतलब यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कॉलम है, एग्जिस्टिंग टेबल है, उसके लिए ये कहा गया है कि क्लास नाम का कॉलम ऐड होना चाहिए जिसका डेटा टाइप varchar हो, साइज 50 हो और नल वैल्यू अलाउड ना हो। तो इसके लिए कमांड लिखना है, मतलब हमें ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ये तो लिखना ही होगा। उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि हम कॉलम को ऐड करने वाले हैं। ऐड क्या करना है, तो क्लास varchar, डेटा टाइप और साइज 50। अब नल वैल्यू अलाउ नहीं करना है तो कंस्ट्रेंट हमने दे दिया नॉट नल, और ये क्वेरी जब एग्जीक्यूट होगी तो एग्जिस्टिंग टेबल हमारा चेंज हो जाएगा। एग्जिस्टिंग टेबल को देखने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखते हैं, तो इससे पूरा टेबल यहाँ पर शो हो रहा है। अब टेबल का इतना पार्ट तो पहले से जो हमने देखा था वो है, ये वाला कॉलम ऐड हो गया और इसका डेटा टाइप varchar है, साइज 50 है, लेकिन इसमें हम नल वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम किसी भी टेबल को ऑल्टर कर सकते हैं, टेबल में किसी कॉलम को ऑल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट है किसी कॉलम को ड्रॉप करना। तो जनरली यहाँ पर जो वर्ड यूज होता है वो होता है कॉलम डिलीट करना, लेकिन कॉलम डिलीट करने का मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ कॉलम डिलीट किया है, कॉलम का स्ट्रक्चर भी डिलीट होता है। तो उस केस में हमें ध्यान में रखना है कि हमें डिलीट नहीं यूज करने, क्योंकि डिलीट क्या है, डिलीट एक डीएमएल कमांड है जो सिर्फ डेटा पर काम करता है। अगर हमें स्ट्रक्चर में चेंज करना होगा तो हमें इसके लिए ड्रॉप यूज करना होगा। जैसे कि हम एग्जांपल देखें कि हमें क्या करना है, जो हमने क्लास क्रिएट की थी वही कॉलम को हमें डिलीट करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन हमारे पास जो सिंटैक्स है उसमें क्या है, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, इतना तो सब में सेम है। उसके बाद ड्रॉप कॉलम और कॉलम नेम। इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, जिस कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं उसका नाम हमें लिखना है ड्रॉप कॉलम और कॉलम नेम। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दो कि हम कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं कर रहे, कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है कि जब हम स्ट्रक्चर डिलीट कर रहे हैं तो हमें कुछ डिफाइन करने की नीड नहीं है। सेम वही है कि जैसे हम क्रिएट कमांड का यूज करते हैं तो टेबल के बारे में पूरी डिटेल देते हैं, लेकिन ड्रॉप करने में सिर्फ हमें ड्रॉप करना होता है और पूरा टेबल डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमें कॉलम के साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देना है। अब इसी क्वेरी को अगर हम एग्जीक्यूट करें तो क्वेरी है ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम क्लास, यानी ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट नाम के जो टेबल एग्जिस्टिंग है उसको हम ऑल्टर कर रहे हैं। क्या ऑल्टर कर रहे हैं, तो ड्रॉप कॉलम और क्लास। इसका मतलब क्या है कि जो हमने क्लास नाम की कॉलम क्रिएट की थी, ऐड की थी, वो रिमूव हो जाएगी।
तो हम लोग उसको देखने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट यूज करते हैं, और इससे क्या हो रहा है, पूरी टेबल शो हो रही है, और इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्लास नाम का कोई भी कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता है। ये तो हमने देखा कि एक तो कॉलम ऐड कर रहे हैं। जब कॉलम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने में हमें क्या करना होता है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन देनी होती है। जब कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं तो हम सिंपली कॉलम ड्रॉप कर दे रहे हैं, हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की नीड नहीं है। तीसरा ये भी हो सकता है कि हमें टेबल को मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, एक एक करके डिटेल में देखेंगे। पहला है, अगर हम मॉडिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन है चेंजिंग कॉलम नेम, यानी मॉडिफाई करके हम कॉलम का नाम चेंज करना चाह रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो जैसे स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी नाम का जो कॉलम है उसको चेंज करके हम आईडी लिखना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका सिंटैक्स जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ये तो सब में ही होता है। नेक्स्ट है, कॉलम का सिर्फ हमें नाम चेंज करना है, तो हम यहाँ पर चेंज वर्ड को यूज कर सकते, चेंज। उसके बाद चेंज क्या करना है, तो कॉलम चेंज करना है, ओल्ड नेम, ओल्ड नेम से न्यू नेम, और उसका डेटा टाइप। जब चेंज करना है तो हमें डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करना होगा कि नया जो कॉलम है उसका डेटा टाइप क्या होगा। तो इस तरह से सिंटैक्स होता है, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, चेंज कॉलम, ओल्ड कॉलम नेम और न्यू कॉलम नेम, देन डेटा टाइप। अगर हम क्वेरी की बात करें तो यहाँ क्वेरी लिखी हुई है ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट नाम के टेबल में ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है, तो कॉलम नेम हम चेंज कर रहे हैं, तो चेंज, चेंज क्या कर रहे हैं, तो कॉलम स्टूडेंट आईडी, ओल्ड नेम है, आईडी न्यू नेम है, और इंटीजर यहाँ पर डेटा टाइप है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि हमने पुराने नाम से नए नाम में चेंज किया है, और उसका सिंटैक्स इस तरह से होगा। हमें ओल्ड नेम और न्यू नेम दोनों स्पेसिफाई करनी होती है। अगर हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दें तो एग्जीक्यूट करने के बाद अगर हम देखते हैं इसकी डिटेल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिख करके, मतलब ये क्वेरी है, तो अब यहाँ पर क्या है, आईडी नाम से कॉलम आ रहा है। अगर हम पुराना टेबल देखें तो इस केस में क्या है कि स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है, स्टूडेंट आईडी है जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया आईडी में। तो आईडी में कन्वर्ट करने के बाद अब ये कॉलम में लिखा हुआ आ रहा है आईडी। तो इस तरह से हम कॉलम के नेम को मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका, दूसरा मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है कि हम कॉलम के सिर्फ डेटा टाइप को चेंज कर रहे हैं। यानी कई बार ऐसा भी होता है कि हमने कॉलम को डिफाइन कर दिया लेकिन उसकी साइज जो है वो साइज कम पड़ रही है। तो उस केस में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉलम का डेटा टाइप जो है वो चेंज कर दें। और चेंज, कई बार डेटा टाइप चेंज करने की नीड होती है, कई बार हमें साइज इंक्रीज करने की भी नीड होती है। तो एक एक करके देखेंगे। पहला है चेंजिंग कॉलम डेटा टाइप। अब हम यहाँ पर चाहते हैं जैसे कि इंटीजर जो है, आईडी का डेटा टाइप इंटीजर है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आईडी में लेटर वगैरह भी हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये इंटीजर जो है वो वैरचर में कन्वर्ट हो जाए। मतलब इसका हमें अगर डेटा टाइप चेंज करना हो इंटीजर से वैरचर में, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे। सिंटैक्स क्या होगा, ऑल्टर टेबल टेबल नेम,
चेंज कॉलम, यानी हम चेंज कर रहे हैं कॉलम को, लेकिन क्या चेंज कर रहे हैं? तो जिस कॉलम को हमें चेंज करना है उस कॉलम का नाम और नया डेटा टाइप क्या होगा, वो डेटा टाइप हमें डिफाइन करना होगा। ये सिंटैक्स होता है। अगर हम क्वेरी एग्जीक्यूट करें तो इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा कॉलम है, जो टेबल है एग्जिस्टिंग, उसका डेटा टाइप क्या है, जिससे ये पता चल जाए कि हमने चेंज क्या किया है। डिस्क्राइब स्टूडेंट या डीईएससी स्टूडेंट, इससे क्या है, आईडी जो है वो इंटीजर टाइप की आ रही है। हम चाहते हैं ये इंटीजर से चेंज हो जाए वैरचर में। तो हमने यहाँ क्या लिखा, क्वेरी ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। चेंज क्या करना है, चेंज या मॉडिफाई? मॉडिफाई कॉलम आईडी से यहाँ चेंज करना है, किसमें? वैरचर में। आईडी यानी इंटीजर था, इंटीजर से हम वैरचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा। लेकिन उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि किस तरीके से डेटा टाइप चेंज हुआ है। हमने पिछली जो थी फिगर, उसमें डिस्क्राइब का यूज करके हमने लिखा था आईडी का साइज था int 11। अब इस केस में क्या हो गया, चेंज हो करके आईडी जो आ रही है वो वैरचर टाइप की आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हम किसी डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसे सेम हम टेबल में भी कॉलम के डेटा टाइप को मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा इन अ कॉलम। अगर हम किसी पर्टिकुलर टेबल में किसी कॉलम का साइज चेंज करना हो, तो साइज चेंज करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कमांड का यूज कर सकते हैं। और ऑल्टर कमांड का यूज करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होता है, सिंटैक्स लिखना होता है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, चेंज कॉलम नेम, और उसके बाद उसका डेटा टाइप, और देन क्या है, साइज। तो इस तरह से हम किसी भी टेबल का जो डेटा है उसमें जो कॉलम दी गई है, कॉलम के साइज को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कॉलम साइज अगर हमें मॉडिफाई करना है, तो इस केस में हम उसका डेटा टाइप और साइज भी लिखेंगे। जैसे अगर हम डिस्क्राइब करें, इसकी स्कीमा चेक करें, डीएससी स्टूडेंट लिख करके, तो यहाँ पर आईडी का डेटा टाइप क्या आ रहा है, वैरचर 50। हम चाहते हैं कि इसकी साइज चेंज हो जाए, तो सेम हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, चेंज और मॉडिफाई यहाँ पर लिख सकते हैं। किसको चेंज या मॉडिफाई करना है, तो कॉलम को, कौन से कॉलम को, तो आईडी, और नया डेटा टाइप विथ साइज। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं, डेटा टाइप को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इसको डिस्क्राइब कमांड की हेल्प से देखें, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आईडी थी, आईडी का साइज यहाँ पर वैरचर 50 था, और इस केस में आईडी जो है वो वैरचर 40 हो गया। नेक्स्ट है चेंजिंग ऑर्डर ऑफ कॉलम। अगर हम चाहें तो किसी भी कॉलम के ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें ऑल्टर कमांड यूज करना होता है। वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ कॉलम ऑफ अ टेबल यूजिंग ऑल्टर कमांड। फॉर एग्जाम्पल, इन अ टेबल स्टूडेंट we are going to place column id after column is.
सिंटैक्स क्या होगा? ऑल्टर टेबल टेबल नेम, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर है। उसके बाद नेक्स्ट है मॉडिफाई कॉलम नेम, डेटा टाइप और साइज। मतलब हमने इसके कॉलम नेम, डेटा टाइप और साइज को लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट या आफ्टर लिखा हुआ है और कॉलम नेम, मतलब ये हमें कहां पर चेंज करनी है, किधर शिफ्ट करनी है। तो इस केस में क्या है, फर्स्ट का मतलब अगर हम फर्स्ट लिखते हैं तो उस पर्टिकुलर कॉलम से जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं उस कॉलम से पहले आएगी। अगर आफ्टर लिखते हैं तो आफ्टर के बाद क्या होगा, जो कॉलम हम मेंशन करेंगे उस कॉलम के बाद जो कॉलम हम डिफाइन करते हैं वो कॉलम आएगी। तो यहाँ पर हम एक देख लेते हैं कि हमारा एग्जिस्टिंग डेटा क्या है। एग्जिस्टिंग डेटा देखने के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से क्या किया, यहाँ पर डेटा चेक कर लिया। डेटा चेक करने के बाद हमें पता चल गया कि टेबल का क्या कंटेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉडिफाई करने की, तो मॉडिफाई करने के लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट नाम के टेबल को हम चेंज कर रहे हैं। मॉडिफाई किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इसका डेटा टाइप और साइज हमें लिखना है। लेकिन कहाँ मॉडिफाई करके कहाँ करना है, तो आफ्टर एज। तो आफ्टर एज अगर हमें पहले करना है तो फर्स्ट और उसके बाद एज लिखना होता, तो एज से पहले शिफ्ट हो जाती। आफ्टर एज तो मतलब यहाँ पर क्या है, एज के बाद शिफ्ट हो गई। अगर हम ध्यान से देखें तो इस टेबल में क्या है कि जो डेटा है स्टूडेंट नेम के पहले आईडी है, लेकिन आईडी को हमने शिफ्ट कहाँ किया है, आफ्टर एज। तो इसका मतलब क्या है, ये आईडी पहले स्टूडेंट नेम के पहले थी, उसके बाद आफ्टर एज शिफ्ट हो गई। तो इस तरह से हम कॉलम की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल है, नाउ वी आर गोइंग टू पुट कॉलम आईडी बैक टू फर्स्ट पोजीशन। इसका मतलब क्या है कि हमें फर्स्ट पोजीशन पे अगर आईडी लिखनी हो फिर से, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अगेन ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, मॉडिफाई आईडी, वेरकेर 40 और कहा हमने कर दिया, तो फर्स्ट पोजीशन पे। मतलब क्या है कि अगर हमें किसी भी कॉलम का जो ऑर्डर है वो चेंज करना है, तो चेंज करके किस कॉलम के बाद हमें लिखना है वो कॉलम स्पेसिफाई करना होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे फिर से आ जाए, तो वहां पर हम लोग लिखते हैं ऑल्टर टेबल टेबल नेम, मॉडिफाई डेटा टाइप और साइज लिखते हैं कॉलम नेम के बाद, और फर्स्ट। तो इससे क्या होगा, वापस से अपने पोजीशन पे आ जाएगी। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो कॉलम है वो ऑलरेडी अपने पोजीशन पर फिर से हमें शो हो रहा है। नेक्स्ट है कि अगर हम किसी कॉलम में या किसी टेबल में किसी कंस्ट्रेंट को ऐड करें या मॉडिफाई करें, उसके लिए भी हम यूज करते हैं डीडीएल कमांड का। अभी तक तो हमने क्या किया था, टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज किया था, चाहे कॉलम को ऐड किया या कॉलम को डिलीट किया या कॉलम को मॉडिफाई किया। नेक्स्ट है कि हम लोग टेबल में जो है वो कंस्ट्रेंट को ऐड या फिर ड्रॉप करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हमें ऑल्टर कमांड का यूज करना होता है। पहला है एडिंग प्राइमरी की। जैसे क्या है कि कभी हमने टेबल बना दिया और बाद में हमें याद आया कि हमें प्राइमरी की ऐड करने हैं, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड प्राइमरी की, और प्राइमरी की कौन से कॉलम में ऐड करनी है तो वो हम प्राइमरी की यहाँ पर लिख देंगे।
जैसे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ऐड प्राइमरी की और आईडी। मतलब पहले से हमने प्राइमरी की आईडी को नहीं बनाया हुआ था, लेकिन मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम प्राइमरी की जो बना रहे हैं आईडी नाम के कॉलम को। अब इस केस में हम क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद अगर हम इसको डिस्क्राइब करें, तो इस केस में क्या है कि हम ध्यान दे पा रहे होंगे कि जो आईडी है वो प्राइमरी की यहाँ बन चुकी है। ऐसे ही हम प्राइमरी की को ड्रॉप भी कर सकते हैं या किसी कंस्ट्रेंट को ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है ड्रॉपिंग प्राइमरी की। वी आर गोइंग टू रिमूव प्राइमरी की एट कॉलम आईडी विच वी एडेड इन प्रीवियस सेक्शन। मतलब क्या है कि अगर हम किसी प्राइमरी की को रिमूव करना चाहें, तो उसके लिए सिंपल सिंटैक्स है, कॉलम तो मतलब टेबल में मॉडिफाई हो रहा है, तो हम इसके लिए लिखेंगे ऑल्टर टेबल टेबल नेम। और क्या करना है, तो प्राइमरी की को ड्रॉप करना है। हमें पता है कि हमने प्राइमरी की कहाँ डिफाइन किया है, तो इसीलिए हमें कोई कॉलम की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, उस कंस्ट्रेंट को ड्रॉप कर देना है और उसके लिए हम लिखेंगे ड्रॉप प्राइमरी की। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है माई एसक्यूएल ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप प्राइमरी की। हमने पहले देखा था कि की वाले में प्राइमरी की आ रहा था PRI। अब क्या है, जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है और हमने यहाँ पर क्या किया, डिस्क्राइब किया है, तो डिस्क्राइब करने के बाद क्या हो रहा है कि इस केस में जो की है वो यहाँ पर कोई भी की नहीं आ रही है, मतलब ये की जो है ये रिमूव हो गई। तो ये हम समझ सकते हैं कि हमने किस तरह से कॉलम को ऐड किया है, मॉडिफाई किया है और डिलीट किया है। इसी तरह से कंस्ट्रेंट को ऐड किया है, मॉडिफाई किया है और डिलीट किया है। ऐसे ही हमने एक जो पढ़ा था उसमें सेम यहाँ पर है कि जैसे कॉलम को ऐड करना और कॉलम को ड्रॉप करना। तो न्यू कॉलम को अगर हम ऐड करें या ड्रॉप करें, तो वैसे ये कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज ही कर लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि किसी कॉलम में अगर हमें डेटा टाइप और उसका साइज सब कुछ डिफाइन करके एक नया कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड कॉलम और कॉलम नेम उसके साथ डेटा टाइप। अगर इस तरह की क्वेरी हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो फिर क्या होगा कि एक नया कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे हमने ऐड किया है कंट्री कैर 50, तो यहाँ पर कॉलम ऐड हो गया। पहले हमारे पास टोटल 5 कॉलम थे, अब यहाँ पर 6 कॉलम हो गया। ऐसे ही अगर हम कॉलम को ड्रॉप करना चाहें, तो कॉलम ड्रॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली ड्रॉप कॉलम यूज करते हैं, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम और कॉलम नेम। कमांड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कमांड है ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम और कंट्री। मतलब जो हमने कॉलम बनाया है उसको ही हम ड्रॉप कर रहे हैं। तो ड्रॉप करने के बाद फिर से अगर हम डिस्क्राइब की हेल्प से देखें, तो वापस से 6 जो फील्ड थे 6 की जगह 5 हो गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम DDL कमांड का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। DML कमांड, DML कमांड जो है वो मेनली डेटा के ऊपर काम करता है। अगर किसी टेबल के डेटा पर मेनली हमें काम करना हो, तो उसके लिए DML कमांड होता है, जैसे इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सेलेक्ट। जिसमें हमने इंसर्ट और सेलेक्ट कमांड का ऑलरेडी यूज किया हुआ है, लास्ट वीडियो में भी यूज किया था।
बेसिक एसक्यूएल कमांड वाली वीडियो में भी हमने इंसर्ट और सिलेक्ट के बारे में पढ़ा है। तो डिलीट और अपडेट ये दोनों कमांड रहता है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे डीएमएल कमांड में वो मेनली डिलीट और अपडेट कमांड होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है डिलीट कमांड। अगर डिलीट कमांड की बात करें तो डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट डेटा फ्रॉम द टेबल। यानी कि कहीं पर भी हमें अगर टेबल का डेटा डिलीट करना हो तो इस केस में हम क्या करते हैं, डिलीट कमांड का यूज करते हैं। वेयर क्लॉज इज यूज टू गिव कंडीशन इन एसक्यूएल क्वेरी। मतलब क्या है कि अगर हमें डिलीट यूज करना होगा, डिलीट कमांड देना होगा, तो उस केस में क्या है कि हमें स्पेसिफाई करना होगा कि हम किस डेटा को डिलीट करना चाहते हैं। और उस डेटा को डिलीट करने के लिए हमें वेयर क्लॉज का यूज करना होता है। वेयर क्लॉज का यूज जो हम करते हैं वो एसक्यूएल क्वेरी में कंडीशन देने के लिए यूज करते हैं। ऑल दोस टपल्स विच सर्टिफाइड द कंडीशन विल बी डिलीटेड फ्रॉम द टेबल। मतलब वो सारे रो जो डिलीट की वेयर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, सारे रो डिलीट हो जाएंगे। अगर हम बात करें इसके सिंटैक्स की, तो सिंटैक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर और कंडीशन। यानी हमें डिलीट करना है, कहां से डिलीट करना है, तो जिस टेबल से डिलीट करना है उसका नाम लिखना है फ्रॉम के बाद, और वेयर के साथ कंडीशन की कि हमें किस कंडीशन के बेस पे डेटा डिलीट करनी है। जैसे हम एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं कि ऑल स्टूडेंट का डेटा दिया हुआ है, और अगर हमें ग्रेटर देन 7 ग्रेटर देन 5 वाली जो भी आईडी है उस स्टूडेंट का डेटा हमें डिलीट करना है, तो हम कैसे करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे हमने क्या किया है, एक टेबल लिया। अगर हम टेबल को देखें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कमांड से, तो ये टेबल में हमें टोटल 7 रोज शो हो रहा है। 7 रो शो हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसमें ऐसे स्टूडेंट का डेटा डिलीट हो जाए जिसकी आईडी ग्रेटर देन 5 है। मतलब हमें वो कमांड यूज करना है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। यानी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट कहां से डिलीट करनी है, तो वेयर आईडी ग्रेटर देन 5। अब आईडी ग्रेटर देन 5 इसका मतलब आईडी ग्रेटर देन 5 दो है, 6 और 7। मतलब ये दोनों डेटा डिलीट होनी चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट करती है, तो इसको हम चेक करने के लिए फिर से सिलेक्ट स्टार कमांड का यूज करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ हम ध्यान से देखें तो 1 to 5 वाली आईडी एग्जिस्ट कर रही है, 6 और 7 वाली डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डिलीट कमांड है वो किसी स्पेसिफिक रो को डिलीट करने के लिए होता है, और कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं कि हमें कौन सा डेटा डिलीट करना है। ऐसे ही नेक्स्ट कमांड है अपडेट। अपडेट कमांड इज यूज्ड टू अपडेट डेटा फ्रॉम द टेबल। अपडेट कमांड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेबल से डेटा को डिलीट कर सकते हैं। फर्दर वही चीज है कि हम डेटा अगर अपडेट करना चाहें तो किसको अपडेट करना चाहेंगे। अगर हम कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट सारी अपडेट हो जाएगी, सारी डिलीट हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है, हमें कंडीशन देना होता है कि हमें किस डेटा को डिलीट करना है या अपडेट करना है। तो अपडेट के केस में भी सेम चीज है कि हमें जिस डेटा को अपडेट करना होगा उसके लिए हम वेयर क्लॉज का यूज करके कंडीशन देंगे। वैसे रो जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसका डेटा अपडेट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो सिंटैक्स है अपडेट टेबल नेम। यानी हमें किस टेबल को अपडेट करना है,
अपडेट करके क्या करनी है, तो सेट कॉलम नेम। अब उस कॉलम का डेटा क्या होना चाहिए वो हमें देना है, यानी सेट कॉलम नेम इक्वल टू न्यू डेटा। मतलब ये हमने दिया कि किसको अपडेट करनी है, किस वैल्यू से अपडेट करनी है, तो उसके लिए हम सेट यूज करते हैं। कॉलम नेम यानी किस कॉलम को अपडेट करनी है और किस वैल्यू से अपडेट करनी है वो डेटा देते हैं। लेकिन कहाँ अपडेट करनी है उसके लिए हमें वेयर और कंडीशन देना होगा। अगर हम वेयर कंडीशन नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि पूरे टेबल का जो कॉलम है वो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम चाहें एग्जांपल लेना कि जो स्टूडेंट है, जिस भी स्टूडेंट का एड्रेस दिल्ली है, जो एड्रेस है वो दिल्ली से सोनीपत होना चाहिए, लेकिन किसका एड्रेस अपडेट होना चाहिए, हुज नेम इज अमित। मतलब हमने कंडीशन दे दी कि अमित नाम का स्टूडेंट अगर है तो उसकी जो एड्रेस है वो कन्वर्ट होनी चाहिए दिल्ली टू सोनीपत। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है एक टेबल जिसमें स्टूडेंट का नाम भी अमित है प्रेजेंट और एड्रेस में दिल्ली है। तो दिल्ली तो दो जगह है, लेकिन दोनों अपडेट नहीं करना है, हमें अपडेट किसका करना है, तो जिसका नेम अमित हो। मतलब हमें कंडीशन यहाँ पर डिफाइन करनी है। अब अगर हम कंडीशन डिफाइन करते हैं तो इस तरह से कंडीशन होगा, जैसे अपडेट स्टूडेंट सेट एड्रेस इक्वल टू सोनीपत। यानी हमें अपडेट क्या करनी है, स्टूडेंट टेबल को अपडेट करनी है। क्या अपडेट करनी है, तो एड्रेस में हमें सोनीपत लिखना है, लेकिन किसके एड्रेस में सोनीपत लिखना है, तो वेयर स्टूडेंट नेम इक्वल टू अमित। अब जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा और हम सिलेक्ट कमांड की हेल्प से इस टेबल को देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जो अमित का एड्रेस दिल्ली था अब ये दिल्ली से कन्वर्ट हो गया है सोनीपत। तो इस तरह से अपडेट कमांड जो है वो यूज करता है। इस तरह से अपडेट कमांड और डिलीट कमांड दोनों हमने पढ़ लिया। अब जो इंसर्ट और सिलेक्ट कमांड है वो ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं, डिलीट अपडेट पढ़ लिया। तो ये मेनली हमने डीएमएल कमांड पढ़ा है। अब कुछ और कंसेप्ट है जो बेसिक कंसेप्ट हम लोग इस वीडियो में ही कवर करेंगे। जैसे पहला कंसेप्ट है एलियासिंग। एलियासिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि किसी टेबल या कॉलम का कोई निक नेम या टेम्पोररी नेम असाइन करता है। Aliasing in SQL is the process of assigning a nickname or temporary name to a table or column. We create aliases to make queries more readable and easier to use. कई बार टेबल या कॉलम का नाम लंबा होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको छोटे नाम में कन्वर्ट कर देते हैं। एलियास क्रिएटेड यूजिंग एज कीवर्ड। मतलब हम जब कभी भी एलियास क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें एज कीवर्ड का यूज करना होता है। क्रिएटिंग एलियासेस डज नॉट चेंज नेम ऑफ एनी टेबल और कॉलम परमानेंटली। जब भी हम लोग एलियासिंग करते हैं तो उस टाइम में किसी टेबल या कॉलम का नाम परमानेंटली नहीं चेंज होता है, सिर्फ हमें आउटपुट में चेंज दिखता है, टेम्पोरली चेंज दिखता है। जैसे अगर हम बात करें इस टेबल की, तो इस टेबल में हमारे पास क्या है, आईडी, स्टूडेंट नेम, एज, फोन और एड्रेस। हम चाहते हैं कि इसमें से कुछ कॉलम हमें फेच होके मिले। तो जैसे ऑल कॉलम चाहिए तो हम सिलेक्ट स्टार लिखते हैं। अगर हमें स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो हम कॉलम का नाम लिखते हैं कॉमा सेपरेटेड, और जिस ऑर्डर में कॉलम का नाम लिखेंगे उसी ऑर्डर में हमें डेटा शो होगा। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, सिलेक्ट आईडी, यानी आईडी शो होगा, दूसरा स्टूडेंट नेम शो होगा, लेकिन स्टूडेंट नेम कैसे शो होगा, तो एज नेम।
मतलब यहाँ पर हमने एलियासिंग क्रिएट कर दी है, एलियासिंग कर दी है, स्टूडेंट नेम से कन्वर्ट होकर के यहाँ पर नेम हमें शो करेगा और फ्रॉम स्टूडेंट। अब इससे जो हम आउटपुट देख रहे हैं, तो आउटपुट में क्या आ रहा है, आईडी और स्टूडेंट नेम की जगह नेम। मतलब हम कह सकते हैं कि टेम्पोरली यहाँ पर कॉलम का नाम चेंज हो गया। तो इसी टेक्निक को हम एलियासिंग कहते हैं, जब हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम के नाम को चेंज करके और कोई निकनेम असाइन करना हो, और ये निकनेम जो होता है ये टेम्पोरली असाइन किया जाता है। तो ये एलियासिंग का टेक्निक है। अब हम लोग कुछ क्लॉजेस और ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग कभी वेयर कंडीशन के साथ यूज करते हैं या डेटा फेच करने में हमें कुछ पर्टिकुलर क्लॉज का यूज करना होता है। जैसे पहला क्लॉज है डिस्टिंक्ट क्लॉज। डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज क्या होता है कि कई बार हमें डुप्लीकेट वैल्यू को टेबल से रिमूव करके और रिजल्ट फेच करना होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक टेबल है और उस टेबल में डेटा को हमें फेच करना है, लेकिन आउटपुट के टाइम पे क्या है कि डेटा हमारा डुप्लीकेट नहीं शो होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज करते हैं तो डिस्टिंक्ट क्लॉज भी टेम्पोररी होता है और सिर्फ आउटपुट के दौरान शो होता है। डिस्टिंक्ट क्लॉज कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन वन कॉलम। जैसे यहाँ हम एग्जांपल लें, एक टेबल है, टेबल का डेटा हम लोग देख रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो पूरा डेटा हमें दिख रहा है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि आईडी में हमारे पास दो डुप्लीकेट डेटा है। अगर हम चाहते हैं कि आउटपुट में हमारे पास सिर्फ यूनिक आईडी शो होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं शो होनी चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, here in student table two duplicate IDs 1 and 3 are present, जो हमने देखा है ऑलरेडी। now distinct clause can extract only unique values। जैसे हम क्या करते हैं, अगर हम select ID from student लिखें तो उससे क्या होगा, सिर्फ हमें ID वाला कॉलम फेच होगा। तो उससे क्या है कि select ID फ्रॉम स्टूडेंट लिखने से कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा, 1 2 3 4 5 और फिर से 1 3 जो भी है टेबल में इस तरह से आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये वैल्यू रिमूव हो जाए, डुप्लीकेट वैल्यू, तो हमने यहाँ पर क्या किया, डिस्टिंक्ट का यूज किया है। मतलब जिस भी कॉलम से रिलेटेड डेटा से हमें डुप्लीकेट डेटा रिमूव करना होगा, जिस कॉलम से हमें डुप्लीकेट डेटा रिमूव करना होता है, उसके पहले हम डिस्टिंक्ट यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हमें देखना हो तो हमने क्या किया है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट, तो इससे आउटपुट क्या आ रहा है, आईडी वाला कॉलम सिर्फ आ रहा है, क्योंकि हम लोग सिर्फ आईडी फेच कर रहे हैं। लेकिन डिस्टिंक्ट मतलब इसमें टोटल रो तो 7 थी, लेकिन 5 ही यूनिक रो थी, तो 5 यूनिक रो हमें आउटपुट में शो हो रहा है। डुप्लीकेट वैल्यूज आर रिमूव्ड इन आउटपुट, बट ध्यान रहे कि जो टेबल है, टेबल में डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव नहीं हुई है, टेबल में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। ये सिर्फ हमें आउटपुट में शो हुआ है डिस्टिंक्ट, क्योंकि ओरिजिनल टेबल में कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज का यूज करके हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट को फिल्टर करते हैं, और वेयर क्लॉज का यूज करके हम डिफरेंट कंडीशन देते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर रो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वही फाइनल रिजल्ट में शो होगा। द वेयर क्लॉज इज वेरी
powerful technique to select particular rows from a table. It can be used to filter by the value in a column, by the value in multiple columns or by outcome of any calculation. कहने का मतलब क्या है कि जब कभी हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं तो पर्टिकुलर रो ही एक्सेस होता है और वेयर क्लॉज जो है वो कॉलम की वैल्यू के आधार पे, मल्टीपल कॉलम की वैल्यू के आधार पे या कैलकुलेशन के आधार पे वेयर कंडीशन रो को फेच करता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो वेयर क्लॉज कैन बी यूज्ड विद सेलेक्ट स्टेटमेंट टू फिल्टर द रिजल्ट। मतलब जो हम सेलेक्ट कमांड यूज करते हैं तो उस केस में क्या हो रहा है कि बिना कंडीशन के बाय डिफॉल्ट सारा रो फेच हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक डेटा ही फेच हो तो उस कंडीशन में हम सिलेक्ट कमांड के साथ वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेयर क्लॉज कैन बी यूज्ड विद अपडेट स्टेटमेंट टू अपडेट द डेटा ऑफ अ टेबल दैट मैचेस विद द कंडीशन। जैसे हमने देखा भी है अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट में कि जब कभी भी हम अपडेट स्टेटमेंट में स्पेसिफिक रो को अपडेट करना होगा तो उसके लिए हमें वेयर कंडीशन यूज करना होता है। अगर वेयर कंडीशन यूज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, सारा डेटा अपडेट हो जाएगा, वो पूरा कॉलम ही अपडेट हो जाएगा। ऐसे ही है वेयर क्लॉज कैन बी यूज्ड विद डिलीट स्टेटमेंट टू डिलीट द रोज ऑफ अ टेबल दैट मैचेस विद द कंडीशन। मतलब अगर हमें कोई रो डिलीट करना हो तो रो डिलीट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कंडीशन लिखते हैं और कोई कंडीशन अगर मैच हो जाए तो मैचिंग कंडीशन का डेटा फेच करके हमें रिजल्ट देता है। यानी जो मैचिंग कंडीशन वाला रो है वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर हम इसके एसक्यूएल सिंटैक्स की बात करें तो एसक्यूएल सिंटैक्स क्या है, वेयर और कंडीशन। वेयर के साथ डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हो सकते हैं। हम वेरियस ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं, कई बार हम मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन भी कर सकते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट क्लॉजेस का यूज करके हम वेयर में कंडीशन दे सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है टू फिल्टर द रिजल्ट बेस्ड ऑन ओनली वन कंडीशन। जैसे क्या है हमारे पास टेबल है, इंटायर टेबल दे रखी है, हम चाहते हैं कि सिलेक्ट कमांड में अब तक तो हम लोग यही देख रहे थे कि पूरा का पूरा टेबल फेच करें, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के आधार पे डेटा फेच हो। तो हमने यहाँ पर सेम क्वेरी लिखी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, लेकिन हमने क्या कर दिया है इस टाइम पे कंडीशन दी है कि कंडीशन जो होनी चाहिए वो एज होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 17। मतलब 17 से ऊपर वाला जो होगा वो डेटा हमें सिलेक्ट स्टेटमेंट का आउटपुट में शो नहीं होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ग्रेटर देन 17 वाला शो नहीं होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 17 तो ऑलरेडी कंसीडर करेगा। तो मतलब जिस जिस स्टूडेंट की एज 17 या 17 से कम थी वो हमें आउटपुट में शो हो रहा है, और जिसकी एज ग्रेटर देन 17 हो गई वो हमें आउटपुट में शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर दो स्टूडेंट का डेटा था ग्रेटर देन 17 एज, तो वो दोनों स्टूडेंट शो नहीं कर रहा। यहाँ पर टेबल में 7 रो थे, रिजल्ट में 5 रो शो हो रहे। तो इस तरह से हम किसी एक कंडीशन अप्लाई करके और रिजल्ट को हम फेच कर सकते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन। दूसरा क्या है कि मल्टीपल कंडीशन के बेस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को फेच कर सकते हैं। अब मल्टीपल कंडीशन कंबाइन करने के लिए क्या होता है, हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं जैसे एंड और का। अब अगर कंडीशन कंबाइन करना हो तो एंड का यूज करते हैं। अगर हमें और वाली सिचुएशन हो, यानी कि या तो पहला कंडीशन सही हो या फिर दूसरा कंडीशन सही हो,
तो उस केस में हम और का यूज करते हैं। कंडीशन कंबाइन करने के लिए सेम प्रोसेस है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट हमने लिखा, उसके बाद जब कंडीशन दे रहे वेयर एज लेस देन इक्वल टू 17, मतलब पहला कंडीशन हमने दे दिया एज लेस देन इक्वल टू 17 होना चाहिए और एड्रेस क्या होना चाहिए, जयपुर। तो लेस देन इक्वल टू 17 में हमारे पास टोटल 5 डेटा आया था, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरा कंडीशन भी है एड्रेस इक्वल टू जयपुर, मतलब हमें उस 5 में से भी सिर्फ उसका डेटा फेच करना है जिसका एड्रेस जयपुर हो। तो इस तरह से क्या है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई जो कर रहा है, सिर्फ 2 रो सेटिस्फाई कर रहा है, तो आउटपुट में यहाँ पर 2 रो आ रहा है हमारे टेबल में। तो इस तरह से हम वेयर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं सिंगल रो पे भी और मल्टीपल कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन क्लॉज और नॉट इन क्लॉज। जनरली इन क्लॉज और नॉट इन क्लॉज में क्या होता है कि हम मल्टीपल वैल्यू मल्टीपल कंडीशन देते हैं। अब जैसे दो तीन कंडीशन अगर हो तो उस केस में तो हम और का यूज कर सकते हैं वेयर के साथ, लेकिन अगर मल्टीपल कंडीशन हो, बहुत ज्यादा कंडीशन हो, तो उस केस में हम लोग इन और नॉट इन क्लॉज का यूज करते हैं जिससे कि इजिली फिल्टर हो सके वैल्यू। इफ वी वांट टू फाइंड डेटा ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु लिव्स इन आइदर दिल्ली, जयपुर और गुरुग्राम, मतलब क्या है कि हमने तीन कंडीशन दे दी है, तो इस केस में क्या है वेयर के साथ हम दे सकते हैं एड्रेस इक्वल टू दिल्ली और एड्रेस इक्वल टू जयपुर और एड्रेस इक्वल टू गुरुग्राम, जैसे कि इस क्वेरी में दिया हुआ है, तो इस आधार पे रिजल्ट फेच हो जाएगा। लेकिन क्या है कि क्या इतनी कंपैरिजन हम कर सकते हैं, तो इतनी कंपैरिजन जो है वो मल्टीपल कंडीशन अगर आ जाए, बहुत ज्यादा कंडीशन आ जाए, तो इतनी कंपैरिजन नहीं हो सकती है। उस केस में हमारे पास ऑप्शन होता है, एक इन क्लॉज है और एक नॉट इन क्लॉज है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं लिस्ट ऑफ आइटम की हेल्प से कंपैरिजन कर सकते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे, जैसे यहाँ पर क्या है सेम चीज हमने लिखी है यहाँ और करके, तो हमें तीन कंडीशन देनी थी। इसी चीज को अगर हम इन लिख करके यूज करते हैं, तो इन का मतलब है कि जब हम कंडीशन देंगे तो कंडीशन में इन का मतलब है कि अगर इस दिए गए लिस्ट में से कंडीशन सेटिस्फाई जो जो रो करेगा वो आउटपुट में शो होगा। जैसे यहाँ पर सेम है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर दे दी हमने और कंडीशन दे दिया एड्रेस का। हम एड्रेस में ही चेक कर रहे हैं कि एड्रेस में मल्टीपल वैल्यू सेटिस्फाई हो सकती है। तो यहाँ पर लिस्ट में क्या होना चाहिए, या तो दिल्ली होना चाहिए एड्रेस में, या जयपुर या गुरुग्राम। तो हमने क्या कर दी, इसको इन ऑपरेटर का यूज करके, इन क्लॉज का यूज करके लिस्ट के फॉर्म में दे दिया। तो इससे क्या है, अगर हम एड्रेस चेक कर रहे हैं तो एड्रेस में या तो दिल्ली आ जाए या जयपुर आ जाए या गुरुग्राम आ जाए, तीनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो उस केस में रिजल्ट सेटिस्फाई होगा। अगर यही ये कह दिया जाए कि हमें ऐसे स्टूडेंट का डेटा फेच कर दो जो कि दिल्ली, जयपुर और गुरुग्राम के अलावा कहीं रहता हो, तो मतलब क्या है कि हमें इसको इंक्लूड नहीं करना है, इसको एक्सक्लूड करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इन की जगह नॉट इन यूज कर सकते हैं कि हमें इसमें से नहीं चाहिए, इसके अलावा अगर कोई कंडीशन है तो वो डेटा में से हमें रिजल्ट चाहिए। तो अगर एक्सक्लूड करने का केस होगा तो वहां पर हम नॉट इन यूज कर लेते हैं, और जहां पर हमें इंक्लूड करना होगा तो हमें लिस्ट देना होता है वैल्यू का, और इससे क्या है कि कंडीशन के आधार पर डेटा फेच हो जाएगा। जैसे हमने इनका देखा, ऐसे ही एग्जाम्पल नॉट इनका देखते हैं। अब जैसे इसमें अगर हमें फेच करना है, इफ वी वांट टू फाइंड द डेटा ऑफ दोज स्टूडेंट्स who does not live in Delhi
जयपुर और गुरुग्राम। मतलब जस्ट कंडीशन उल्टा हो गया, और हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि दिल्ली, जयपुर और गुरुग्राम में रहने वाला नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई हो। तो इसमें हमने सेम कंडीशन दे दिया, सिर्फ इन की जगह नॉट इन कर दिया, तो हमारा कंडीशन रिवर्स हो गया। अब इस केस में क्या होगा, अदर देन दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम में रहने वाला जो स्टूडेंट होगा, उसका डेटा हमें रिजल्ट में मिलेगा। तो इस तरह से इन और नॉट इन क्लॉज वर्क करता है। नेक्स्ट है बिटवीन। जैसे क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें दो रेंज के बीच की वैल्यू निकालनी होती है, कि दो रेंज के बीच की वैल्यू अगर निकालनी हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, बिटवीन का यूज कर सकते हैं। बिटवीन क्लॉज क्या करता है, रेंज ऑफ वैल्यू के आधार पे आउटपुट को फिल्टर करते हैं। सेम है, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेयर यूज कर रहे हैं, और वेयर के साथ हमें कंडीशन देना होता है, तो किसमें कंडीशन देंगे, यानी कॉलम के नाम के आधार पर कंडीशन देंगे। लेकिन कंडीशन क्या होगा, तो बिटवीन, यानी बिटवीन की हेल्प से हम क्या करते हैं, रेंज ऑफ वैल्यू देते हैं। मतलब बिटवीन स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू, मतलब बिटवीन और एंड हमें यूज करना है, इसके बीच का रेंज हमेशा रिजल्ट में होगा स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू। नोट में क्या है, द फाइनल रिजल्ट बिटवीन क्लॉज फिल्टर्स रो ऑफ द टेबल बेस्ड ऑन रेंज ऑफ द वैल्यूज इंक्लूडिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू। ध्यान रहे कि बिटवीन का मतलब ये नहीं होता है कि जो वैल्यू है उसके बीच की वैल्यू ही फेच करे, हमेशा इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू भी इंक्लूड होती है। तो अगर हम यहाँ पर जैसे देखते हैं कि स्टूडेंट में से वो डेटा फेच करना है जिसकी एज 17 से 18 के बीच हो, यानी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट की सारी डिटेल फेच होगी, सारा कॉलम फेच होगा, किसके आधार पे, तो वेयर एज, यानी एज कॉलम के आधार पे। एज क्या होनी चाहिए, तो बिटवीन 17 एंड 18। अब 17 से 18 वाला जितना भी स्टूडेंट होगा, उसका डेटा आपको शो करेगा। एक यहाँ पर और भी सिचुएशन आता है, कई बार ये कह दिया जाता है, इसका जस्ट रिवर्स, जो हमने इन और नॉट इन के केस में देखा। जैसे बिटवीन हमने यूज किया है, तो क्या है, इसके बीच का डेटा हमें फेच करके दे रहा है, इंक्लूडिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू। कई बार ऐसा हो जाए कि हमें ये कह दिया जाए कि 17 और 18 के बीच के स्टूडेंट का डेटा हमें नहीं चाहिए और इसके अलावा सब चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, बिटवीन की जगह बिटवीन से पहले हम नॉट लगा देंगे, तो क्या होगा, रिमेनिंग डेटा हमें शो करेगा। सेम क्वेरी में हम अगर लिख दें एज के बाद नॉट, तो क्वेरी बन जाएगा इज नॉट बिटवीन। तो इसका मतलब क्या है, जो डेटा हमें शो हो रहा है, इसके अलावा कोई अगर डेटा बचता होगा टेबल में, तो वो डेटा आउटपुट के रूप में शो करेगा। तो इस तरीके से हम बिटवीन क्लॉज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज का जनरली जो यूज होता है, वो इसलिए यूज होता है ताकि रिजल्ट को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकें। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के केस में जब हमें अरेंज करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हैं। ऑर्डर बाय का बाय डिफॉल्ट रिजल्ट जो होता है वो होता है असेंडिंग, और जब भी हम लोग ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करेंगे, तो किसी ना किसी कॉलम के आधार पर जो रिजल्ट होगा वो शॉर्ट होगा। नोट दिया हुआ है, इफ नॉट मेंशन्ड बाय डिफॉल्ट इट विल सॉर्ट द आउटपुट इन असेंडिंग ऑर्डर। सो इफ यू वांट टू सॉर्ट डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, you need not to mention order of the sorting। लेकिन अगर हमें डिसेंडिंग में लिखना होगा,
तो डिसेंडिंग के लिए आइदर हम DESC या फिर डिसेंडिंग मेंशन करते हैं। असेंडिंग के लिए क्या होता है, ASC या फिर असेंडिंग। लेकिन ध्यान रहे बाय डिफॉल्ट ऑर्डर असेंडिंग होता है, तो हमें इसे मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि रिजल्ट को हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट नाम का हमारे पास डेटा है और स्टूडेंट नाम का टेबल है, इसमें हमने ऑर्डर बाय यूज किया है। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट के नेम के आधार पर जो ऑर्डर है रिजल्ट हमें शो हो, यानी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट हमने लिख दिया, ऑर्डर बाय किस ऑर्डर के आधार पे, तो स्टूडेंट नेम के आधार पे। अब आप ध्यान से देखोगे तो स्टूडेंट का नाम जो रिजल्ट में है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, हमने यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तब भी क्या है, बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर है वो असेंडिंग है। दूसरे में क्वेरी में सिर्फ इतना फर्क है कि स्टूडेंट नेम के साथ हमने ऑर्डर मेंशन कर दिया, यानी ASC, या फिर अगर असेंडिंग मेंशन करें भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम रहता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर है वो असेंडिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमें सेंडिंग की जगह डिसेंडिंग में डेटा को सॉर्ट करना हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे। जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब हमने क्या किया है, सिलेक्ट क्वेरी लिखी, ऑर्डर बाय स्टूडेंट नेम, यानी स्टूडेंट नेम के आधार पे ऑर्डरिंग होनी चाहिए, लेकिन कैसे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस बार हमने स्टूडेंट नेम के आगे DESC लिख दिया। तो अगर हम रिजल्ट को ध्यान से देखें तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम जो है वो एक ऑर्डर में अरेंज हो गया है, और ये ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें ऑर्डर मेंशन करना होता है। नेक्स्ट है, वी कैन सॉर्ट मल्टीपल कॉलम्स टुगेदर इन ASC एंड DESC ऑर्डर। अब ये तो हमने एक एक करके ऑर्डरिंग करी है। नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि हम मल्टीपल कॉलम को अलग अलग बेसिस पे सॉर्ट करें। जैसे यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो एड्रेस हो, एड्रेस हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए और स्टूडेंट नेम असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होता है, जनरली जिस कॉलम को हम मेंशन करते हैं उस कॉलम का नाम पहले प्रेफरेंस में सॉर्ट किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखा हुआ है, ऑर्डर बाय एड्रेस और DESC, तो हमने एड्रेस को पहले लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, पहले एड्रेस की सॉर्टिंग हो गई डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कि यहाँ S वाला नाम पहले है और D वाला नाम बाद में है। अब इसी सेम डेटा को हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट नेम के आधार पर सॉर्टिंग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट नेम के आधार पे जब हम सॉर्टिंग कर रहे हैं तो स्टूडेंट नेम असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहला प्रेफरेंस जो मिल रहा है वो एड्रेस को मिल रहा है, क्योंकि एड्रेस हमने क्या किया है, डिसेंडिंग में पहले लिखा है। तो इस तरीके से हम वैसे मल्टीपल ऑर्डर को यूज करके मल्टीपल कॉलम पे अलग अलग ऑर्डर यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज लिख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नल। इन SQL, null is a special value which means absence of value or a field does not have a value. Null does not mean zero. Null also does not means empty string. Null is a kind of placeholder of that value which is not present or not known. कहने का मतलब ये एक empty value नहीं है,
एक तरह का मतलब सिर्फ मेमोरी क्रिएट हो गई है, लेकिन वहां पर कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो इफ फोन नंबर ऑफ स्टूडेंट इज नॉट नोन एज प्रेजेंट, सो वी कैन स्टोर नल इंस्टेड ऑफ जीरो और मेक इट एम्प्टी। कहने का मतलब क्या है कि हमें अभी पता नहीं है, तो हमने यहाँ पर नल स्टोर कर दिया, और फ्यूचर में अगर हमें कोई वैल्यू मिलती है तो हम इसको दोबारा अपडेट कर सकते हैं। सिर्फ हमने एक स्पेस क्रिएट कर दिया, प्लेस होल्डर क्रिएट कर दिया कि यहाँ पर कोई डेटा स्टोर होगा। अब जैसे इस रो को अगर हम इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पर नल वैल्यू अगर ना हो और सीक्वेंस में हम कॉलम का नाम दें, तो डेटा इंसर्ट नहीं होगा। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, इस तरह से प्लेस को मेंटेन करने के लिए प्लेस होल्डर की तरह हमें नल को यूज करना होता है। और इस तरह हम देख पा रहे हैं कि टेबल में नल वैल्यू स्टोर हो गई। अब नल वैल्यू चेक करने के लिए कि किसी टेबल में नल वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इज नल या इज नॉट नल क्लॉज का यूज करते हैं। पहले हम देखते हैं इज नॉट नल। इज नॉट is null is null clause is used to check that value in particular column is null value। मतलब हमें ये चेक करना है कि किसी कॉलम में नल वैल्यू है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो हमें कंडीशन देना होगा, और ध्यान रहे कि नल कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर इज यूज करना होता है। नल के केस में हम इक्वल टू नहीं लिखते हैं जब भी हमें कंडीशन लिखनी होती है। एग्जाम्पल है, टू फाइंड आउट नेम्स और नेम ऑफ स्टूडेंट्स हुज फोन नंबर इज नल। जैसे एग्जाम्पल हमने दे दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट टेबल से हमें डिटेल फेच करनी है वेयर फोन इज नल, यानी जिसका फोन नंबर नल हो। तो इससे क्या हो गया, जिस स्टूडेंट का फोन नंबर नल था वो डिटेल फेच हो गई। नोट में क्या है, इस कीवर्ड इज यूज्ड टू कंपेयर वैल्यू ऑफ अ कॉलम विथ नल। मतलब यहाँ पर हम इक्वल टू नहीं यूज कर रहे हैं, नल के केस में इज यूज कर रहे हैं। इज एक कीवर्ड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर तो हम नल का कंपैरिजन करने के लिए लिखा है। अगर हम इसी कंडीशन में ये लिखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट का डेटा फेच करो जिसके फोन नंबर में नल नहीं हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, नॉट नल को कंपैरिजन करेंगे। जैसे यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है इज नॉट नल क्लॉज, जैसे इज नल क्लॉज जो है वो वैल्यू चेक करने के लिए यूज होता है, लेकिन इज नॉट नल जो है वो वैल्यू नॉट नल वैल्यू को चेक करने के लिए इज नॉट नल क्लॉज का हम यूज करते हैं। जैसे क्या है, टू फाइंड आउट नेम्स ऑफ स्टूडेंट हुज फोन नंबर इज नॉट नल। अब इज नॉट नल हमने सेम यहाँ स्टेटमेंट लिखा इज नॉट नल। अब इस केस में क्या है, जिसकी भी वैल्यू इज नॉट नल थी वो सारे रिकॉर्ड हमें शो हो गए। तो इस तरह से इज नल और इज नॉट नल का हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कंपैरिजन था जिसमें हम नल वैल्यू की कंपैरिजन करते हैं। नल इज नल क्लॉज और नल नॉट इज नॉट नल क्लॉज। नेक्स्ट एक लास्ट है हमारे पास कंसेप्ट, लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर का यूज जो होता है वो पैटर्न मैचिंग के लिए करते हैं। कहाँ पर यूज करते हैं, तो ये ज्यादातर वेयर के साथ यूज होता है। जब भी हमें कंडीशन देनी होती है और कंडीशन मैच करना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। जो लाइक ऑपरेटर है, लाइक ऑपरेटर ज्यादातर वेयर क्लॉज के साथ यूज होता है। लाइक ऑपरेटर हैज टू वाइल्ड कार्ड्स, यानी एक है अंडरस्कोर और एक है परसेंटेज साइन। अगर हम अंडरस्कोर की बात करें, तो अंडरस्कोर साइन क्या करता है, एग्जैक्टली वन कैरेक्टर को मैच करता है। परसेंटेज साइन जो है वो जीरो और मोर कैरेक्टर को मैच करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल से एक एक करके हम समझते हैं।
जैसे पहली कंडीशन है टू मैच ए स्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स विथ एस, इट्स पैटर्न विल बी S%। जैसे यहाँ पर है कि हमें स्ट्रिंग को मैच करने हैं कि जिसका स्टार्टिंग एस से है, तो हमें ये तो पता है कि एस से स्टार्ट है, लेकिन एस के बाद ये नहीं पता है कि और क्या है। तो जब हमें एग्जैक्टली नंबर नहीं पता हो तो उस केस में हम परसेंटेज साइन का यूज करते हैं, यानी हमें नहीं पता है कि एस के बाद कितने कैरेक्टर हैं, तो इस केस में हम एस के बाद परसेंटेज यूज कर रहे हैं। क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, नेक्स्ट वेयर स्टूडेंट नेम लाइक एस, यानी स्टूडेंट का जो नाम है वो लाइक एस होना चाहिए, यानी एस से स्टार्ट होना चाहिए। एस से स्टार्ट हो करके हमारे पास कोई भी वैल्यू हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग एस से होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि एस जो है सोनम और सोनल दो में एस था, तो ये आउटपुट हमें शो हो रहा है। नेक्स्ट कंडीशन है टू मैच अ स्ट्रिंग दैट एंड्स विथ ए, एंड्स विथ ए है, इसका मतलब क्या है, एंडिंग तो ए है ये हमें पता लग गया, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ए से पहले कितने कैरेक्टर हैं। तो जब एग्जैक्टली नंबर नहीं पता हो तो उस केस में हमें क्या करना है, परसेंटेज साइन। अब जो हम लोग पैटर्न मैच करेंगे वो करेंगे परसेंटेज ए से, क्योंकि हमें एंडिंग पता है कि एंडिंग वैल्यू ए होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि स्टार्टिंग में और कितनी वैल्यू है। तो सेम क्वेरी यहाँ पर है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट नेम और लाइक परसेंटेज ए, मतलब यहाँ पर क्या है कि हम परसेंटेज को चेक कर रहे हैं परसेंटेज ए लिख करके कि ए में जो है एंडिंग ए से हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू है। तो इस केस में स्टूडेंट नेम में क्या है, जिसकी भी वैल्यू ए से एंड हो रहा है वो सारे यहाँ पर फेच हो गए। नेक्स्ट क्या है, तीसरा कंडीशन ये है टू मैच अ स्ट्रिंग दैट कंटेन्स विथ ए, यानी ऐसा स्ट्रिंग हमें फाइंड आउट करना है जिसमें ए होना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये ए कहाँ हो। तो ए कहीं भी हो सकता है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। तो हमें ये नहीं पता कि ए से पहले कितना कैरेक्टर है, तो हम यहाँ पर परसेंटेज लिख देंगे। ऐसे ही हमें ये नहीं पता कि ए के बाद कितना कैरेक्टर है, तो हम यहाँ भी परसेंटेज लिख देंगे। तो इस तरह से पैटर्न बन गया। अब हम सेम क्वेरी यूज करेंगे और पैटर्न हमें क्या लिखना है, परसेंटेज ए परसेंटेज। तो इससे क्या हो रहा है, स्टूडेंट नेम जिसमें भी कहीं पर भी ए आ रहा हो, चाहे स्टार्टिंग में आए, लास्ट में आए या फिर बीच में आए, हर केस को ये कंसीडर कर रहा है और इसका आउटपुट जो आ रहा है वो सभी नाम आ रहे हैं जिसमें कहीं पर भी ए एग्जिस्ट करता हो। नेक्स्ट है to match a string that has letter A at second position। अब इसमें क्या कर दिया, ये फिक्स हो गया कि सेकंड पोजीशन पे एक लेटर है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पोजीशन पे हमें कुछ लिखना होगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, एग्जैक्ट फर्स्ट पोजीशन दिखाने के लिए या एग्जैक्ट पोजीशन दिखाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर साइन का यूज कर सकते हैं। मतलब सेकंड पोजीशन पे ए है, हमने ए लिख दिया, लेकिन सेकंड पोजीशन बनाने के लिए क्या है, इसके पहले एक और लेटर आना चाहिए। तो एग्जैक्टली वन लेटर के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, अंडरस्कोर साइन लिखते हैं, लेकिन आगे हमें नहीं पता कि कितना कैरेक्टर है। तो इसके लिए क्या है, हमें परसेंटेज साइन यूज करना होगा और ये पैटर्न बनेगा। अगर हम कमांड यूज करते हैं
तो कमांड में जो पैटर्न होगा वो होगा अंडरस्कोर ए परसेंटेज। तो इससे क्या है, स्टूडेंट नेम जहां पर भी सेकंड पोजीशन पे ए आ रहा है वो वैल्यू फेच हो गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पैटर्न मैचिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू मैच अ स्ट्रिंग दैट हैज एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर। तो 5 कैरेक्टर हमें मैच करने हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर 5 टाइम्स होना चाहिए। 5 कैरेक्टर होना चाहिए, इसमें 5 नहीं, ये शायद 6 टाइप हो गया होगा, इस वजह से ये नहीं आएगा इस केस में। तो 5 कैरेक्टर एग्जैक्टली होना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अंडरस्कोर साइन जो है वो 5 टाइम्स यूज करना होगा। और 5 टाइम्स यूज करने के बाद अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो सिर्फ वो रिजल्ट शो हो रहा है जिसमें 5 कैरेक्टर हो, इसको हमें कंसीडर नहीं करना है। टोटल 3 रो जिसमें एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर स्टूडेंट के नाम में आ रहा है, सॉरी स्टूडेंट के नाम का नहीं है, यहाँ पर क्या है, एड्रेस से हम कंपेयर कर रहे हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस लाइक और 5 टाइम्स अंडरस्कोर। अब एड्रेस से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ वो एड्रेस हमें फैच होगा जिसमें एग्जैक्टली क्या है, 5 साइन हो, मतलब 5 कैरेक्टर हो। तो इस केस में क्या है, एड्रेस जिसमें भी 5 कैरेक्टर है वो रो हमें फेच हो गया। ऐसे ही लास्ट एग्जांपल है टू मैच अ स्ट्रिंग दैट हैज एग्जैक्टली 7 कैरेक्टर एंड एंड्स विद टी। इसका मतलब क्या है, 7 कैरेक्टर जब टोटल है और लास्ट कैरेक्टर टी है, इसका मतलब क्या है, लास्ट कैरेक्टर से पहले टोटल 6 कैरेक्टर हमारे पास और होना चाहिए। तो जैसे हमने लास्ट कैरेक्टर टी मेंशन किया है, तो इसका मतलब उससे पहले हमें 6 कैरेक्टर और लिखना होगा। तो एग्जैक्टली 6 कैरेक्टर लिखने के लिए हमें 6 टाइम अंडरस्कोर साइन यूज करना होगा बिफोर टी। तो इस तरीके से जब हम मेंशन करेंगे तो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है, एड्रेस में सोनीपत जिसकी टोटल 7 कैरेक्टर है, एग्जैक्टली 7 कैरेक्टर, और लास्ट वैल्यू जो है लास्ट कैरेक्टर टी है। तो इस तरह से पैटर्न मैच होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।